Hello everyone, my name is Jitesh Kumar and welcome back to my YouTube channel Dual Property. So last time हमने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं हम? ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो. और वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं हम? ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, उन्हें हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. इनके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे. अब आप लोग मुझे ये बताइए कि टाइम किसका एग्जाम्पल है? क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम को कुछ लोग स्केलर क्वांटिटी भी डिफाइन करते हैं और कुछ लोग वेक्टर क्वांटिटी भी डिफाइन करते हैं. स्केलर क्वांटिटी क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि इस टाइम की कोई फिजिकल डायरेक्शन नहीं होती है. आप फिजिकली इसको पॉइंट करके बता नहीं सकते हो कि टाइम यहां है, टाइम वहां है. ठीक है, तो इसीलिए टाइम की कोई फिजिकल डायरेक्शन नहीं होती, उसी वजह से टाइम इज स्केलर क्वांटिटी. बट कुछ लोग इसे वेक्टर से भी डिफाइन करते हैं. वो इसलिए, लेट्स से कि टाइम का मैग्नीट्यूड आपने डिफाइन किया 5 इयर्स. अब अगर सिर्फ आप 5 इयर्स डिफाइन करते हो तो इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, क्योंकि आपको 5 इयर्स के साथ या तो पास्ट को अटैच करना होगा या फिर फ्यूचर को अटैच करना होगा. ठीक है, तो आप यहां क्या कर रहे हो? मैग्नीट्यूड के साथ एक इंडिकेशन दे रहे हो, और वही तो वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन होती है. ऐसी क्वांटिटीज इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. वेल, यहां पर जो डायरेक्शन है वो फिजिकल नहीं है, बट एक तरह का इंडिकेशन तो है, तो इसीलिए कुछ लोग इसे वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं. ठीक है, बट आपके सिलेबस में कहीं क्वेश्चन आ जाए टाइम का, तो आप क्या कहोगे? इसे स्केलर क्वांटिटी ही कहोगे. ठीक है, तो उसी कंटिन्यूटी में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज. तो वो है आपका जनरल टर्म्स रिगार्डिंग वेक्टर्स. अब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? कुछ टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं जिन्हें हम बार बार यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो उन्हीं टर्म्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. तो फर्स्ट है आपका वेक्टर नोटेशन. अब वेक्टर जो क्वांटिटी है आपकी, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है, वो देखते हैं हम. तो वेक्टर को हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ड कैपिटल लेटर. लेट्स से कि ए हो गया, बी हो गया, और उसके साथ साथ उस पर एक एरो का साइन भी होना चाहिए. तो ऐसे आप ए वेक्टर को डिनोट करोगे और ऐसे ही आप बी वेक्टर को डिनोट करोगे. ठीक है, और ऐसे कोई भी वेक्टर हो तो वो कैपिटल लेटर में लिखो और उसके ऊपर एक एरो ड्रॉ कर दो. तो ऐसे ही आप वेक्टर को डिनोट करते हो. अब आपको मैंने बताया था कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है. तो उसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड को आपको डिनोट करना तो कैसे करेंगे हम? ए वेक्टर लिखो और उसके साथ 2 लाइन ड्रॉ कर दो. तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, और वही आपका उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है. ठीक है, तो ये आपका मेथड हो गया वेक्टर को डिनोट करने का और उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का. अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर्स एंड जीरो वेक्टर्स. अब ये यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर भी इस टॉपिक में बार बार यूज आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट वेक्टर्स. अब ये नाम खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है. कैसे? यूनिट वेक्टर उन वेक्टर्स को कहेंगे हम जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब 1 हो. ठीक है, तो वही डेफिनेशन में लिख रखा है. और डिनोट कैसे करेंगे यूनिट वेक्टर को? तो कुछ नहीं करना आपको. ए कैपिटल लेटर लिखा और उसके ऊपर एक कैप वाला साइन ड्रॉ कर दो, जैसे मैंने यहां कर रखा है. तो इसे हम क्या कहते हैं? ए कैप. कुछ लोग इसे ए हैट भी कहते हैं, बट ए कैप ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था कितना होता है? 1 मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड. तो इसको ऐसे तो उसको मॉड्यूलस फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? कि मॉड ऑफ ए विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी, और वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल. और ऐसे अगर कोई थर्ड वेक्टर है आपका जिसका भी यूनिट वेक्टर कितना है? 1, तो उसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे आप. ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अब 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमने एक्स एक्सिस को डिफाइन किया था, फिर वाई एक्सिस को डिफाइन किया, फिर जेड एक्सिस को डिफाइन किया था. अब यहां हम क्या करेंगे? इन्हीं तीनों एक्सिस की डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर देंगे. और वो क्यों करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस आपको इस टॉपिक में लेटर ऑन पता चलेगी. ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं उसको हम कैसे करते हैं? आई कैप से. सिमिलरली वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप से. ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? एक्स वाई जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स हो गए. अब इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब वो देखते हैं हम.
तो यहां मैंने आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके दिखा रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आई कैप क्या चीज है, एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। तो सिमिलरली मैंने ड्रॉ कर रखा है यहां आई कैप ड्रॉ कर रखा है, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, और कहां एंड हो रहा है, जस्ट आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर ये एक्सिस मीटर में है तो 1 मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होगी उसका सिंगल मैग्नीट्यूड। तो उससे हम एक यूनिट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली वाई एक्सिस में भी जे कैप हो जाएगा, और सिमिलरली जेड एक्सिस में के कैप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इनको मैग्नीट्यूड कितना हो जाएंगे तीनों वेक्टर्स के, 1 मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड। तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ए कैप विल बी इक्वल टू जे कैप का मॉड विल बी इक्वल टू के कैप का मॉड, वो किसके इक्वल होगा, सब 1 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर्स। तो आप देखते हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब ये भी अपने आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0, वो क्या कहलाएंगे, आपके जीरो वेक्टर्स। तो वही लिखा है मैंने यहां, अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, ठीक है। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। अब देखेंगे हम कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो किसी भी वेक्टर को अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको एरो की हेल्प लेनी होगी, इस टाइप के किसी एरो की, ठीक है। उसका जो टेल होगा उस एरो का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल पॉइंट, और उसकी जो हेड होगा एरो का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल पॉइंट, ठीक है। और उसकी जो लेंथ होगी उस एरो की, वो जो लेंथ होगी वही उसका मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगी। तो क्या बताया मैंने आपको कि किसी भी वेक्टर को अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक एरो की हेल्प लेनी होगी, जिसका जो टेल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा इनिशियल पॉइंट उस वेक्टर का, और उस टेल और उस वेक्टर का जो हेड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल पॉइंट। और उस वेक्टर की जो लेंथ होगी, कि जितना भी लंबा वो वेक्टर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो वही मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द एरो विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एनी फिजिकल लोकेशन, कोई भी फिजिकल लोकेशन किसका एग्जांपल होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल होती है, ठीक है। तो लेट्स से कि हमें एक पॉइंट को डिफाइन करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशनल। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, लेट्स से कि पॉइंट है हमारा 4,3। तो आपको पता है कि वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 4 डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, उसके बाद वाई एक्सिस में 3 डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे, ठीक है। बट अब इसी पॉइंट को हमें वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसी एरो की हेल्प लेंगे। अब आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा एक ओरिजिन को हम डिफाइन करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट एक इनिशियल पॉइंट होता है। और अब आपका फाइनल पॉइंट क्या है, वो पॉइंट पी। तो हम क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट से उस पॉइंट पी तक एक स्ट्रेट एरो ड्रॉ कर देंगे, जिसका टेल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल पॉइंट, और हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल पॉइंट, मतलब वो जो पॉइंट जो आपने मेंशन किया है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि उस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो यहां पर भी इसकी जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो क्या हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स से कि इस पॉइंट को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं इस एक्स एक्सिस पर, तो वो कहां आएगा प्रोजेक्शन, लेट्स से यहां। तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो उसी पॉइंट का एक्स में प्रोजेक्शन है, मतलब वो 4 मीटर्स है, अगर लेट्स से कि ये सब कुछ मीटर्स में है तो। और फिर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी वो आपको पता है 3 मीटर्स है, ठीक है। तो ये लेंथ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस की हेल्प से। लेट्स से कि ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब √25, जो किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल। तो 5 क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है, अब सेकंड मेथड होता है आपका, वो है कंपोनेंट फॉर्म। ये तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है वेक्टर को। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें? क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच हमेशा हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में तो बहुत ही इजी सिचुएशन थी लेट्स से, बट रियलिटी में क्या होगा कि लेट्स से कि 3 डायमेंशनल सिस्टम में आपको बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में एक एरो को इमेजिन करना है, तो आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या हेल्प करेगा? कंपोनेंट फॉर्म हेल्प करेगा। और कंपोनेंट फॉर्म में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन दिस वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो जिन यूनिट वेक्टर्स को अभी हमने डिफाइन किया था, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, उन्हीं की हेल्प से हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं। सो लेट्स से ये जो पॉइंट था हमारा 4,3, इसी पॉइंट को अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? तो लेट्स से कि पॉइंट पी है, तो उसका वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे हम आर पी। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा? 4 टाइम्स आई कैप प्लस 3 टाइम्स जे कैप, क्योंकि 4 क्या है उसका एक्स कंपोनेंट है और 3 क्या है उसका वाई कंपोनेंट है। और इस पॉइंट तक हम पहुंचे भी ऐसे ही थे। हमने एक्स एक्सिस में कितना ट्रैवल किया? 4 मीटर। उसके बाद वाई में कितना ट्रैवल किया? 3 मीटर। तो हम उस पॉइंट पर पहुंच गए। तो वही रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। मतलब एक्स एक्सिस में 4 चलो आप, फिर वाई एक्सिस में 3 चलो, तो उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, अब ये जो आई वेक्टर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपली वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और उस डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे हम? सो लेट्स से कि जो प्रीवियस केस था उसमें हमने कैसे फाइंड किया था मैग्नीट्यूड? हमने सिंपली इस पॉइंट पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट था जो कि था 4 मीटर और जो वाई था वो कितना था? 3 मीटर, इनको सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर लिया और उसका अंडर रूट ले लिया था। तो यही प्रोसेस हम यहां यूज करेंगे। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि जो वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया है कंपोनेंट फॉर्म में, उसके जो कंपोनेंट्स है आई कैप के और जे कैप के, उनको स्क्वायर करके ऐड करके उनका अंडर रूट अगर हम ले लेंगे तो हमें वापस वही क्वांटिटी मिलेगी। कैसे? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो वही डिस्टेंस आ गया हमारे पास वापस। तो जो वेक्टर हमने ग्राफिकली यहां रिप्रेजेंट किया था उसको कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, आई कैप जे कैप। अगर यहाँ के कैप भी होता, जेड एक्सिस भी होता तो प्लस जे कैप भी आ जाता। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था वहां तो हम इजीली फाइंड कर सकते थे पाइथागोरस की हेल्प से। यहां भी वही कंसेप्ट यूज करके हम जस्ट कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड करके उनका अंडर रूट ले लेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल और कंपोनेंट फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट फॉर्म का एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि हम किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और ये जो ए बी और सी होंगे वो क्या होंगे? उस वेक्टर के एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, वाई एक्सिस में कंपोनेंट और जी एक्सिस में कंपोनेंट। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। वो जो आपके कंपोनेंट थे एक्स वाई जेड एक्सिस में, उन्हीं कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर लो और उसका अंडर रूट ले लो। तो ये एक जनरल मेथड हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का इन कंपोनेंट फॉर्म, और उसका फॉर्मूला हो गया मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। ठीक है, तो इसी पर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ए वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और सेकंड वेक्टर क्या दे रखा है? 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प लोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर 3 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल में आपको इमेजिन करना होगा और वहां फिर आपको पाइथागोरस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी रिलेटिवली अभी तो इजी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इमेजिन कैसे करना है, तो वहां पे हम किसकी हेल्प लेंगे? ये जो जनरल फॉर्मूला हमने लिखा है उसी की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड ऑफ ए, और मॉड किसके इक्वल हो जाएगा? जो कंपोनेंट्स आपके उस वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप की डायरेक्शन में, उनको स्क्वायर करके ऐड करके लिख लो। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट 14 के इक्वल। ठीक है,
अब सेकंड का देखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें भी। वो क्या हो जाएगा आपका, इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर लो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ चाहो तो आप -4 भी ले सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है वहां पर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, √24 के इक्वल। तो ऐसे ही आप इस फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, और ये रिलेटिवली इजी मेथड भी है, ठीक है।